चलिए दोस्तों, आ जाइए। चलिए तैयार हो जाइए। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आपदा प्रबंधन समाप्त कर दिया है मैंने, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सहित। शायद वो वीडियो समझाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा था, परंतु 2 घंटे से कम ही था। बस वो वीडियो देख लेना है और इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि एक और वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, तब आपका सामाजिक विज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पहले हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव पहले वो देखूंगा, फिर सब्जेक्टिव। तो मुझे फिर लगता है 1 से 1.5 घंटा बस रहना है, बस हो जाएगा क्लियर। तो चलिए समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा देखना है, पढ़ना है और लिखते भी जाना है। इसलिए कॉपी यदि है तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए, कलम भी ले लीजिए, थोड़ा जल भी ले लीजिए, बीच बीच में जल हाँ पीते रहिएगा पानी, ठीक है। जल ग्रहण करना अच्छी बात है, बीच बीच में पढ़ाई के बीच में जल को पीनी ही चाहिए। चलिए तो हिस्ट्री, आपके हिस्ट्री क्लास 10th का है, मैंने नहीं लिखा क्लास, क्योंकि क्लास 10th की पढ़ाई हो रही है। लिख देना है क्लास 10th हिस्ट्री अर्थात इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो इति मतलब होती है बीती, हास मतलब कहानी, मतलब जो पुरानी कहानी है जो बीत गई है उसी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो पुरानी कहानी जो बीती गई उसी के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? एक घटना हुआ था जिसके फलस्वरूप गांधी जी अपने कैसर हिंद की उपाधि उन्हें मिली थी, उस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ, वही घटना के पश्चात हमारे गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चलिए याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? आपको पता होगा, मैं बाद में लिखा दूंगा, ये फिर पढ़ाऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था 1930 ईस्वी में। तो दांडी यात्रा से। किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। और एक और क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस यात्रा में 24 दिन लगे थे। ऐसे दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह के बारे में हम सब्जेक्टिव में डिटेल पढ़ेंगे, तो वहाँ पूरा इस भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ जो होगा थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई, ठीक है ना। आगे, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी, गुजरात में एक स्थान है दांडी, तो उसी यात्रा पर चले थे गांधी जी, तो उसे कह दिया दांडी यात्रा। तो दांडी स्थान को चुना था गांधी जी ने। सभी टिक लगा हुआ है। चलिए याद करते जाइए, लिखते जाइए, आगे बढ़िए। चौथा क्वेश्चन, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे कोई भी बोर्ड एग्जाम 10वीं का हो किसी वर्ष का, तो यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे, पांचवा, इटली के एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में। फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखिए कि इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो याद रखिए मजनी, गैरिबाल्डी, कावूर, इन तीनों का योगदान था। और इन तीनों के बारे में पूर्ण डिटेल पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में, बस सब्जेक्टिव ही याद कर लीजिए, तीनों का योगदान था, ठीक ना। आगे चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नायक या वास्तुकार, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नायक बिस्मार्क था। इन्होंने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो पूछेगा रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति क्वेश्चन यदि आगे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आप लिख लीजिएगा या लिख ही लीजिए कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। आगे, महात्मा गांधी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन का पहला प्रयोग किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे हमारे गांधी जी, तो दक्षिण अफ्रीका में उनका पहला प्रयोग हुआ था सत्याग्रह।
और फिर भारत में। महात्मा गांधी का भारत में पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। उनके जीवन का पहला प्रयोग हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में आए तो उनका पहला प्रयोग हुआ था चंपारण में। ठीक है ना। चलिए आगे। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, सुश्रुत यहाँ गलत लिखा हुआ, सुश्रुत नहीं है, चरक है। आयुर्वेद के जनक हमारे चरक साहब हैं, या आप गूगल से सर्च कर इसे थोड़ा सेटिस्फाइड कर सकते हैं, सुश्रुत या चरक। तो मुझे लगता है चरक होगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, चरक। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो याद रखिए, संवैधानिक राजतंत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। चलिए आगे। 11वां क्वेश्चन। पहले देखिए, गांधी युग। गांधी युग 1919 से 1947 तक की अवधि को गांधी युग कहते हैं। इसके बीच में जितनी भी ईस्वी है गांधी युग ही था, 1919 से 1947 तक। ठीक। तो पूछेगा गांधी युग से क्या समझते हैं, तो बोल देना है कि 1919 से 1947 तक की अवधि को गांधी युग कहते हैं। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हमारे लेनिन साहब, लेनिन ने। और लेनिन का जन्म हुआ था 1870 में और मृत्यु हुई 1924 में। चलिए, 12वां। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में विष्णु जी का मंदिर है, वो कंबोडिया में। चलिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में। मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। 14वां। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में। 15वां। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन। विश्व में सबसे पहले क्या साधन था परिवहन के लिए? तो सर्वप्रथम जल, नाव से मतलब जाया जाता था कहीं। जल मार्ग द्वारा हम एक देश से दूसरे देश जाते थे, या कोई भी जाते थे, तो सर्वप्रथम जो है प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन हो जाएगा। चलिए आगे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखना, पुर्तगाली थे। 17वां। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये मराठी में मत मारिएगा, ठीक है ना। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी से संबंधित था। आगे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो याद रखना है, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष। अब देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी 19वां क्वेश्चन एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975। देखिए, पूछता है कि उत्तरी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, फिर दक्षिणी या फिर वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो फंसाता है आपको। पूछेगा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो मारना 1975, जो कि यहाँ टिक लगा हुआ है 1975 में। ठीक ना। और यदि पूछेगा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, तो इसका भी आंसर 1975 ही हो जाएगा, कंफर्म रहिएगा। ठीक ना। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली जूट मिल खुली थी कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ खुली? तो कलकत्ता में। 21वां क्वेश्चन, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला? तो बम्बई में। पहला सूती कपड़ा मिल खुला था बम्बई में, और जूट मिल कलकत्ता में। ऊपर नोट में थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा है महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तथा 1917 ईस्वी में चंपारण अर्थात बिहार आए थे एक किसान के बुलाने पर। तो पूछेगा कौन किसान? तो ऑब्जेक्टिव में लिखा देंगे, या फिर राजकुमार शुक्ल थे। चलिए आगे लिखा देंगे। 22वां देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत मतलब काले रंग के, तो नेल्सन मंडेला। आगे बढ़िए। 23वां, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो याद रखिए, बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल भूल जाना है, राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के बुलाने पर चंपारण आए थे गांधी जी 1917 में। चलिए आगे। 24वां क्वेश्चन, जलवेडिन संबंधित था? तो याद रखना व्यापारियों से, जलवेडिन व्यापारियों से संबंधित था। 24वां क्वेश्चन है, हम उंगली से चिन्हित नहीं करते हैं, बस बोल देते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा उंगली देंगे तो, ठीक ना।
देखिए 25वां, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन ऑप्शन में लिख लीजिएगा या फिर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 26वां देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार आखिर बने थे हमारे वल्लभ भाई पटेल तो किस किसान आंदोलन के दौरान? तो याद रखना है वारदोली किसान आंदोलन, वारदोली, इसी में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। 27वां, जेनेवा संधि। जेनेवा संधि या समझौता एक ही होता है, संधि या समझौता एक ही होगा। तो पूछेगा जेनेवा समझौता या जेनेवा संधि कब हुई? तो 1954 में। ठीक। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 में, याद रखना 1922 में। लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो 1870 में, मैंने बताया था पहले ही 1870 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी, बड़े ध्यान से लिख लीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में। आगे चलिए थोड़ा नोट देख लीजिए। बिहार से जुड़ी हुई है नेपाल की सीमा, NEP लेनिन द्वारा 1921 में लागू हुआ। देखिए बिहार से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो पूछेगा बिहार से किसकी सीमा जुड़ी हुई है? तो नेपाल की। और NEP 1921 में स्थापित हुआ था, लागू हुआ था लेनिन द्वारा। NEP फुल फॉर्म होगा न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, या फिर आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए, सब्जेक्टिव में इसका वर्णन होगा। ठीक ना, पूर्णतः। चलिए 31वां, याद हर हाल में कर लेना है। चलिए जल, एक लोटा है, एक गिलास है, जो भी है ग्रहण कर लीजिए। थोड़ा वीडियो को रोक कर, मैं तो नहीं रुकने वाला। चलिए 31वां क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखना है पुर्तगाली। विश्व का 32वां क्वेश्चन, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस। समाजवादी देश पहला रूस। चलिए रूस की पहली क्रांति, याद रखिए रूस में जो है 2 क्रांति हुई थी, एक 1905 में, दूसरा 1917 में। तो 1917 में भी 2 क्रांति हुई थी रूस में, पहला फरवरी में और दूसरा अक्टूबर या नवंबर कहा जाता है। तो पहली क्रांति फरवरी क्रांति हो जाएगी। रूस की पहली क्रांति फरवरी की और लास्ट क्रांति अक्टूबर की या फिर नवंबर। तो पहली क्रांति क्या हो जाएगा? फरवरी की क्रांति। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? तो बांग्लादेश। 35वां, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, दोनों अलग देश है। ठीक ना, ऑस्ट्रिया याद रखना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1871 में हुआ था, बहुत बार पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो याद रखना है किसानों पर तिनकठिया प्रणाली हुई थी। तिनकठिया प्रणाली क्या है, ये सब सब्जेक्ट में बताऊंगा मैं। किसानों पर आधारित था, बस इतना याद रखिए, लागू था। 39वां, काउंट काबुर को क्विंटन इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबुर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर क्विंटन इमैनुएल ने स्थापित किया था, नियुक्त किया था। 40वां, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क। मैंने पहले ही बताया था, बोला था कि लिखा होगा, नहीं तो लिख लीजिए। तो लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। आगे चलिए 41वां, तो नोट देख ली। 2 अली बंधु, खिलाफत आंदोलन में 2 अली बंधु थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली। 2 अली बंधु खिलाफत आंदोलन के प्रमुख थे। ठीक है ना, एक शौकत अली, एक मोहम्मद अली, दोनों को याद रखना है। 2 अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली। 41वां देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन उत्तराधिकारी मतलब पुत्र, तो लेनिन का उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र था स्टालिन। स्टालिन 41वां। अब देखिए 42वां, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 को। 1917 में हुआ, मैंने बताया था। कहीं कहीं अक्टूबर रहता है, लेकिन ऑप्शन जो देता है बिहार बोर्ड नवंबर ही देता है। तो नवंबर 1917 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 को। 43वां क्वेश्चन है। चलिए
44वां पूना समझौता और किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता हुआ था हमारे गांधी जी और अंबेडकर जी साहब के बीच 1932 ईस्वी। तो ईस्वी भी याद रखना है, किसके किसके बीच वो भी याद रखना है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा और याद कर लीजिए, ठीक ना। पूना समझौता गांधी जी अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। आपके इतिहास का ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है शायद समाप्त हो गया। थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है उसे देख लीजिए। थोड़ा कुछ मुख्य तथ्य देखिए, आराम से मैंने रोक दिया है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आविष्कारक हमारे जॉन के फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन है, ऐसे पूछेगा कि फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन है, तो जॉन के। इधर आविष्कारक है, इधर आविष्कार है, इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया है। तो फ्लाइंग शटल के आविष्कारक जॉन के और पावर लूम के आविष्कारक एडमंड कार्टराइट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है आविष्कार वाला से, तो जितना मैंने लिखा है 7 उससे 2 याद कर लीजिए। तीसरा देखिए, वाष्प चालित रेल इंजन अब उल्टा कर गया है, इधर ही आविष्कार लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। वाष्प चालित रेल इंजन के आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी। संशोधित वाष्प इंजन, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, वाष्प चालित रेल इंजन, उनके आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन। और दूसरा संशोधित वाष्प इंजन जेम्स वाट, और पहला वाष्प इंजन टॉमस न्यूकॉम, ठीक ना। वाष्प इंजन के आविष्कार तो ऐसे किए थे टॉमस न्यूकॉम, लेकिन संशोधित वाष्प इंजन जेम्स वाट। तो एक एक शब्द बड़े ध्यान से याद रखना है, ठीक ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 1-2 नंबर कम आया तो फिर और गड़बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता गड़बड़ी हो, इसलिए अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। और सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं हम्फ्रे डेवी। और इस बार जो है डबल क्वेश्चन तो देगा नहीं, 60 क्वेश्चन देगा, 50 बनाना होगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान में वो भी नहीं, 40 बनाना होगा 48 में। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, एक एक सही करके आना है। तो सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्रे डेवी। छापखाना गुटेनबर्ग द्वारा आविष्कार हुआ। छापखाना के आविष्कारक गुटेनबर्ग। चलिए 46 क्वेश्चन, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून याद रखिए 1881 ईस्वी में बना था। 47 क्वेश्चन देख रहे होंगे, युद्ध और शांति वार एंड पीस। युद्ध और शांति के लेखक कौन थे? तो हमारे टॉल्स्टॉय साहब थे। ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा, बस 18 मिनट तो हो गया है, 2 मिनट और रुकिए, थोड़ा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव नोट में। लंदन में भूमिगत रेल 1863 में आरंभ हुआ। तो पूछेगा कि भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? तो ईस्वी 1863। कहाँ? तो लंदन में। क्वेश्चन बना लीजिएगा, यहाँ से 2 बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए 48, हिंद चीन में कौन देश शामिल नहीं था? याद रखिए, हिंद चीन में चीन ही शामिल नहीं था। और 49वां देखिए, स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, और स्वराज दल के सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद कर लीजिए दोनों। स्वराज दल के बारे में पढ़ेंगे तो स्वराज दल के अध्यक्ष हमारे चित्तरंजन दास थे और स्वराज दल के सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू। 50वां, होची मिन्ह का नाम सुना होगा आपने। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ को दिखाने वाला। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक। अब देखिए 51वां क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? देखिए स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पहला स्वतंत्रता दिवस ही मना लिया था कांग्रेस 1930 से 26 जनवरी 1930 को। तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई और यह पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को, ठीक। अब देखिए 52, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तो एकदम स्टार देखकर याद ही कर लेना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ऐसे याद तो सभी करना है। अब 53वां, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश, ये मैंने पहले भी लिखा था, रूस। अब देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ। वेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो याद रखिए 1944 में। इस पर आएगा सब्जेक्टिव भी, मैं बताऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। वेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1944 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष हमारे हिंदी के अनुसार चैत्र अर्थात अप्रैल मार्च से नव वर्ष का आरंभ होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और लास्ट 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए, आपका हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने समाप्त कर दिया। अब ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव दोनों का। बस थोड़ा जल पी लीजिए। चलिए दोस्तों, अब ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री के जितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे मैंने करा दिया। अब ज्योग्राफी के, हाँ, सामाजिक विज्ञान का लास्ट पार्ट है ज्योग्राफी, बाकी पार्ट मैंने करा रखा है। चलिए, अब ज्योग्राफी में 50-60 थोड़ा ज़्यादा भी होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा सवाल रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना भी होता है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं 4 पेज लगभग लूँगा, उसमें ही करा दूँगा आपको। तो चलिए, आधा घंटा कह दीजिए, किसी को तकलीफ ना दे, और स्वयं थोड़ा इतना कष्ट उठाइए, लिख लीजिए। कॉपी कलम जो भी है, जल है तो साथ में ले लीजिए। सबका उपयोग कैसे करना मैंने बता दिया है, किस प्रकार करना है। बीच बीच में जल भी पीते रहना है ताकि थकान और आलस ना आए। पढ़ने के बीच ये दोनों आए तो इस दोनों को दूर ही रखिए, क्योंकि शत्रु है, ठीक ना। ज्ञान का शत्रु है आलस, आलस सबसे बड़ा शत्रु हमारा है, तो उसे दूर ही रखना है। तो चलिए ज्योग्राफी बढ़ते हैं। मैं जैसा कहता हूँ करते जाइए, आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। और जितना मार्क्स अभी लाभ लाना चाहते हैं, फर्स्ट तो नॉर्मल सी साधारण सी बात है, आप 80-90 तक भी पहुंच सकते हैं। मैंने बस जितना मैंने कराया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, बस सब एक एक याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा, तब ऐसा हो पाएगा। इसलिए कीजिए, मेहनत तो आपको करना ही है, तो मेहनत इस प्रकार कीजिए कि आपको सफलता मिले। चलिए, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए ज्योग्राफी लिख लीजिए। ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, मतलब कौन है? तो ओडिशा। ओडिशा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। पंजाब में भूमिह्रास का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में अधिकांशतः देखा जाता है कि भूमि का ह्रास होता है, तो उसकी वजह है अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं किसान। तो पंजाब में भूमिह्रास के मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई, टिक किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ऑप्शन दे भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, जो उचित लगे। ऑप्शन के साथ लिखिएगा, सर्वथा उचित होगा, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव की खासियत है, जल्दी ही याद हो जाती है ना, और ऑप्शन तो आपके पास आएगा ही, आपके सामने रहेगा ही, तो थोड़ा जो 2-4 बार पढ़िए क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। और याद यदि कुछ नहीं भी हो तो ऑप्शन अवश्य आ जाएगा, यदि ऑप्शन सामने आए तो उसे आप टिक कर सकते हैं, उतनी काबिलियत आप में आ जाएगी। इसलिए ध्यान से बस देखते जाइए और उतारते लिखते ही जाना है। चलिए तीसरा नंबर, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है हमारे उत्तराखंड में। आगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? टोटल इंपॉर्टेंट ही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। मैं उंगली से संकेत नहीं करना चाहता, थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, कभी कभी कर देता हूँ। देखिए 5वां क्वेश्चन ऐसे बोल देता हूँ, उतना तो होशियार हैं ही आप, कोई बच्चे हैं नहीं, 10th के हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है,
बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार हमारा बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में। देखिए अगला, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी। 6 नंबर क्वेश्चन याद कर लेना है लिखकर, रावी नदी। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो वो शायद 1905 में हुआ, या फिर आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ ऐसा आएगा तो 1912 ही मारना है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी पूछता है अक्सर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। ध्यान में रखना है 121 करोड़। 8वां क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क में। प्रथम मैंने ऊपर बता दिया है रियो डी जेनेरो में, और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। एक सम्मेलन तो अवश्य देता है ऑब्जेक्टिव में, और इस बार थोड़ा ऑब्जेक्टिव करा पूछने वाला है। डबल क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, 60% ही रहेगा, अर्थात 40 बनाना होगा, 48 ही देगा। पहले देता था कितना, 80। तो थोड़ा इस बार ज़्यादा मेहनत करना होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास। ध्यान रखिए कपास खरीफ फसल है। खरीफ और क्या है, रबी क्या है, इससे हम सब्जेक्टिव में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल तो बस ध्यान रखिए कि यहाँ कपास क्या है, खरीफ फसल है। आगे, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ, किस युग में? तो याद रखना है विच युग, मिडिल युग अर्थात मध्य युग में। अगला 12वां, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर? तो जलोढ़ मिट्टी बिहार में प्रायः पाई जाती है। आगे बढ़िए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है बिहार में, और भारत में भी सबसे ज़्यादा धान फसल की खेती होती है, तो खाद्यान्न फसल है धान। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखना 1968 ईस्वी को अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। किस लिए? तो संरक्षण हेतु। और कब? तो 1968 में। कहाँ? तो अफ्रीका में। चलिए, निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। आगे बढ़िए, ऑप्शन आपको सेम ही देगा, चीनी उद्योग में ही लगाना है टिक। चलिए आगे, 16वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र। सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र। आगे बढ़िए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर, बिहार की राजधानी, वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और वही सबसे बड़ा नगर भी है हमारा पटना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिए कोसी को कहा जाता है। विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण इसे कहा जाता है बिहार का शोक। इस सब्जेक्टिव में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देख लीजिए बिहार का शोक कहा जाता है किसे? तो कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। 20वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। 1975। 20वां क्वेश्चन ध्यान से लिखकर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। थोड़ा नोट वाला तो आवश्यक है आपके लिए, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो नोट कर लीजिए। जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र हैं, जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो लिखने के लिए दे देता है कभी कभी कि जलोढ़ मिट्टी की कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो याद रखिए पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना इत्यादि, ये सभी। आगे 21 दिख रहा है ना आपको? चलिए 21 क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की अभी राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, लेकिन पहले थी कौन वित्तीय राजधानी? तो बम्बई। वित्तीय राजधानी मुंबई को, इस मुंबई को बम्बई भी लिखा दे सकता है, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है ना। तो वित्तीय राजधानी भारत की कौन है? तो मुंबई है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, लोहा का भी और बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। अब देखिए
भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्वी रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे। आगे बढ़िए। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो नेहरू जी, हमारे चाचा नेहरू जी जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही कहा था। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आप जानते हैं लोकप्रिय सबसे ज़्यादा है मोबाइल या टेलीफोन। तो याद रखना टेलीफोन या मोबाइल, कोई एक ऑप्शन देगा तो टिक लगा देना, ठीक है ना, टेलीफोन या मोबाइल। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के बारे में सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही समझिए कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। 1935 में। अच्छा, 28वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। पिछले बताया था पीछे मैंने कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में। लेकिन बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। दोनों थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे, बोलना एक भी नहीं है, छूटना एक भी नहीं चाहिए। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो गोवा की, याद रखना। आगे, निम्न में बीमारू राज्य है। बीमारू मतलब होता है, देखिए तो यह समझाना होगा, BI से होता है बिहार, ठीक ना। और MA जो है, MA से होता है मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से ओडिशा, ठीक ना। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, ये सभी बीमारू राज्य हैं। तो देखिए बिहार राज्य कौन है? तो बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये तीनों है ना। इसके अनुसार बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इनमें सभी बीमारू राज्य है। तो इसमें से खोज लीजिएगा कि BI से बिहार होता है, MA से मध्य प्रदेश होता है, R से राजस्थान, U से ओडिशा। तो आगे चलते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रबी फसल कौन है? रबी फसल होता है ठंडी में जो बोया जाता है, और खड़ी फसल जो वर्षा में। तो खड़ी फसल में उदाहरण में लिखाया था कपास, और रबी फसल ठंडी में बोया जाता है शरद ऋतु में गेहूँ। धान तो वर्षा ऋतु में, ज्वार जूट सभी वर्षा में, गेहूँ शरद काल में अर्थात ठंडी में। तो रबी फसल हो जाएगा गेहूँ। अब देखिए बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? किस जिला में सबसे सर्वाधिक आबादी है? तो याद रखना बिहार के पटना जिले में। 34वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। आगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को। बिहार में 36 क्वेश्चन है, 36वां, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? मतलब बिहार का जितना भूभाग है उसमें कितना प्रतिशत ऐसा है जिसमें वन है? तो याद रखना है मात्र 7% में वन है, मात्र 7% क्षेत्र में वन है। कहा गया है कि 33.3% रहना चाहिए वन ना। ऊपर से आदेश है कि 33.3% वन रहना चाहिए, लेकिन बिहार में मात्र 7% है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़िए। 37वां, निम्नांकित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल में बता दूंगा सब्जेक्ट में। फिलहाल तो याद रखिए कि रबड़, गन्ना, चाय, ये सभी रोपण फसल से हम रोपते हैं। धान रोपण फसल नहीं है, क्योंकि धान को रोपा नहीं जाता है, पहले हम बीज बोते हैं, थोड़ा बड़ा हो तो उसके बाद रोपते हैं। तो ये रोपण फसल नहीं हुआ। रबड़, गन्ना, चाय रोपण फसल है, धान रोपण फसल नहीं है, ठीक ना। तो पूछेगा कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान, ऐसे ऑप्शन में कि धान ही दे देगा, तो धान में लगा देना। आगे बढ़िए। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60%।
60% कृषि क्षेत्र है। चलिए 39 38 तक क्वेश्चन हो गया था। तो 39वां क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद होगा जयप्रकाश नारायण ने। हम पढ़ेंगे इसे, सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तभी ध्यान रखिए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। जितना भी ऑप्शन देगा उसमें बिहार को ही लगाना है, ठीक है। बिहार ही पिछला राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य। आगे देखिए, राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये उद्योग ओडिशा में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग ओडिशा में। चलिए, जलोढ़ मिट्टी, नहीं वो मैंने करा रखा है। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र था तो मैंने बता ही दिया है। 42वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। 43वां क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखना है, बांग्लादेश 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। 44वां, विश्वव्यापी आर्थिक संकट अर्थात महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा रखा है हिस्ट्री में या फिर राजनीति शास्त्र में, कहीं भी आपको देगा ही। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे बड़ा आर्थिक संकट, आर्थिक महामंदी कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। चलिए 45वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 45वां क्वेश्चन है तो जिनेवा में। चलिए 46 नंबर, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। कृषि प्रधान राज्य है 47वां, कृषि प्रधान राज्य है तो हमारा बिहार। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही करा रखा है तो याद रखिए 60 गलत है, 65 सही है। और मैंने पहले ही बताया है कि 65% होती है जल की मात्रा हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा। थोड़ा लाल पेन से लिखा हो उसे भी ध्यान रख लीजिए कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई। कंबोडिया, 49वां प्रश्न, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन्ह और वियतनाम की हनोई। चलिए 50वां, हीराकुड परियोजना किस नदी पर तथा कहाँ स्थित है? हीराकुड परियोजना जो किस नदी पर की गई थी? तो महानदी पर, जो कि ओडिशा में स्थित है। इस पर थोड़ा हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, आप पढ़े होइएगा हिंदी में, वर्णिका में इसका वर्णन है। ओडिशा में महानदी है, वहीं हीराकुड परियोजना हुआ था, ठीक ना। तो याद कर लीजिए 50वां क्वेश्चन उतार के। 51वां देखिए, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? इसे भी मैंने बता रखा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन ही है। चलिए बस ये तीनों ही याद करना है और ऐसा ही ऑप्शन आपको देगा, भिन्न नहीं दे सकता, क्योंकि 7-8 बार यही पूछा गया है क्वेश्चन। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी तीनों है। चलिए, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु। इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले करा रखा है, कोई बात नहीं, डिवीजन हो जाएगा। चलिए 53वां क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये सब मैंने पहले लिखा दिया है आपको, फिर भी चलिए लिख लीजिए, डिवीजन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है जो डिवीजन हो जाएगा, बीच में आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होगा 1954 में। आगे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में, 1953 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ जनवरी 2015 को। ऊपर में लिखा है था मैंने योजना आयोग,
योजना आयोग का गठन 1950 को, लेकिन नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 को। गोलघर की स्थापना 1786 में। झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000। लौह अयस्क है तो लोहा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसे नवीकरणीय और नवीकरणीय अर्थात संसाधनों के बारे में पूर्ण डिटेल हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिए लोहा और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो याद रखिए तारापुर, ये सही है। 61वां, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी से। चलिए, अच्छी प्रकार से मैंने तो कह दिया है, इससे अपना स्क्रीनशॉट लेकर या वगैरह वीडियो को रोककर आप आराम से उतार लीजिए। एक दो बार सुन लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए 64वें क्वेश्चन क्यों, लेकिन उससे पहले एक देख लिए। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है पूर्वोत्तर बिहार। सेम ऐसा ही ऑप्शन रहता। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र या बाढ़ प्रणव क्षेत्र तो पूर्वोत्तर बिहार है। पूर्व और उत्तर के बीच जो बिहार है वहीं बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र तो पूर्वोत्तर बिहार। यहाँ लिखा, ऊपर भी मैंने लिखा दिया है, यहाँ भी देखिए पूर्व उत्तरी बिहार, पूर्व उत्तरी बिहार, पूर्वी प्लस उत्तरी बिहार। एक मिनट, यहाँ केवल उत्तरी बिहार दिया गया है। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तरी बिहार, यही सही है, इसे ही याद कर लीजिए। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है उत्तरी बिहार। 68वां क्वेश्चन, ये 67वां, भारत का सबसे लंबा बांध है, मतलब कौन है? तो हीराकुड बांध। हीराकुड बांध सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। 68वां प्रश्न है। 59वां देखिए, गंडक परियोजना है, अर्थात गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप 17वां क्वेश्चन तो जमालपुर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कोयला का झारखंड। आगे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मई दिवस, श्रमिक दिवस तो 1 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, रबी फसल। रबी फसल जो होता है देख लीजिए। रबी फसल मैंने बोला शरद ऋतु में, शरद ऋतु में बोया जाता है। गेहूँ, आलू, सरसों, मटर, चना, मसूर, दलहन, तिलहन, ये सभी जो बोते हैं हम, ये रबी फसल हो गया। मतलब शरद, जब ठंडी आने को रहता है तो हम क्या क्या बोते हैं? गेहूँ लगाते हैं, आलू लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, कोई मटर लगाता है, दलहन चीज़, तिलहन चीज़, तो ये सभी चीज़ें रबी फसल के अंतर्गत आ गया। चलिए, आराम से लिख लीजिए रबी फसल कौन कौन है। 75वां प्रश्न, भारत में कृषि योग्य भूमि है, तो भारत में कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 48.83, 48.83%। इसे 48.83 मत पढ़िएगा। नियम है दशमलव के बाद
अंक को तोड़ तोड़ कर बोला जाता है। तो 48.83%। चलिए आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में साक्षरता दर 47% है, 47%। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है 200 में एक कम, अर्थात 199 बिहार में नगर की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे 78वां क्वेश्चन, बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो शिवहर में। बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक किस जिला में है? तो शिवहर में। बिहार की कौन सी फसल एक साल में तैयार होती है? एक साल में फसल तैयार होता है, कौन सी फसल? तो गन्ना। आगे, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई के उत्तर, ऐसे ही देगा ऑप्शन, तो याद रखना मुंबई के उत्तर। आगे, भारत में भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.87 करोड़ हेक्टेयर, 32.87 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ख। चलिए 82 क्वेश्चन, 82वां, ठीक है ना। 82, क्वेश्चन नंबर 82, वनों का सर्वाधिक विनाश कब हुआ? तो ब्रिटिश शासनकाल में। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल में वनों का सर्वाधिक विनाश हुआ, अंग्रेजी शासनकाल में। चलिए अगला, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो लगभग 450। भारत में 450 आकाशवाणी केंद्र हैं। चलिए हो गया, बस 3 मिनट और रखिए, 2-3 मिनट। रबी फसल मैंने लिखा दिया। चलिए खरीफ फसल भी जो होता है लिख लीजिए। खरीफ फसल में आ जाता है जो बरसात में बोया जाता है, धान, कपास, गन्ना, ज्वार, जूट और मकई आदि सब बोया जाता है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 84, निम्नलिखित में कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसे मैंने लिखाया है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये सभी आर्थिक अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है, ठीक है ना। और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की परिभाषा भी मैंने बताया था अर्थशास्त्र में। तो आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये तीनों है। चलिए आगे, भारत में टेलीफोन की सेवा कब आरंभ हुई थी? तो याद रखना 1881 में। बिहार में कौन सुखाड़ प्रणव क्षेत्र है? सुखाड़ प्रणव क्षेत्र है दक्षिण बिहार। बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10.40 करोड़, अर्थात 10 करोड़ 40 लाख बिहार की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं? तो बिहार में 12 अभ्यारण्य हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहने का तात्पर्य है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर जो कि पटना में है, कितने एकड़ में फैला है? तो 980 एकड़ में, 980 एकड़ में, याद रखना है 980। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा बॉक्साइट है, कच्चा माल, ठीक है ना, कच्चा पदार्थ। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, बिहार में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मकई की खेती होती है? तो गंगा से सटे उत्तरी इलाका, गंगा के तट पर जो उत्तरी इलाका है, गंगा के निकट उत्तरी इलाका, ऑप्शन नंबर क। 93, देखिए बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? याद रखिए सिंचाई ही होती है, यहाँ कृषि प्रधान राज्य है हमारा बिहार, तो सिंचाई, जल का उपयोग सर्वाधिक होता है सिंचाई में। 94, क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1954 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली में। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कंठस्थ एकदम, ठीक है ना, पूर्णतः याद कर लेना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो गलत टिक मार दीजिएगा, और गलत एक भी नहीं करके आना है, सभी सही होना चाहिए, ठीक है ना। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य तो झारखंड है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड।
चलिए आपका ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का अर्थात सामाजिक विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने समाप्त कर दिया। अब सब्जेक्टिव इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में, इस वीडियो में डाल सकता हूँ लेकिन इस वीडियो को छोटा ही रहने देता हूँ। अब अगला जो एक वीडियो होगा, एक हो दो हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दूंगा मैं ना, होगा तो एक वीडियो रहेगा इतिहास का, एक वीडियो ज्योग्राफी का। ऐसे सभी को एक साथ भी मैं कर सकता था लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है, ज़्यादा बड़ा रहता है तो इसीलिए चलिए तोड़ ही देता हूँ, ऑब्जेक्टिव अलग और सब्जेक्टिव अलग। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने समाप्त कर दिया है, ऑल सब्जेक्ट, ऑल पार्ट, सामाजिक विज्ञान के ऑल पार्ट के, ठीक है ना। तो बढ़िया से याद कर लेना है लिख कर, ठीक है ना। चलिए ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।